तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास सेवन्थ का अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट ईयर, मतलब जब आप लोग सिक्स क्लास में थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट्स होती है वो थ्री लेवल पर वर्क करती है: लोकल लेवल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। ठीक है। और हम लोगों ने देखा भी था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्या वर्क होता है लोकल गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है। लेकिन जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पर कैसे काम करती है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, कि जो एमएलए होते हैं उनका गवर्नमेंट में क्या रोल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो ये एक स्टोरी दे रखी है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हु इज एन एमएलए। एमएलए कौन होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो ऊपर की एक स्टोरी दे रखी है, इसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं पटलपुरम में, जिसमें ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स के नेम्स आए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो क्या हम लोगों ने एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का वर्ड सुना है? क्या फिर सुना है तो क्या आपको पता है कि आपकी एरिया का एमएलए कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह किस पार्टी से बिलोंग करता है या फिर बिलोंग करती है? तो इनकी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एमएलएज को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। ठीक है। जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और उसके बाद वो मेंबर्स बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसके बाद वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। मीन्स इलेक्शन होता है, हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब एमएलए को वोट डालते हैं। ठीक है। तो वो एमएलए बनते हैं, और उसके बाद वो क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट। सबसे पहले वो किसी पार्टी से टिकट लेके खड़े हो जाते हैं, कैंडिडेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एमएलएज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को। और इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है, इससे और अच्छे से हम लोगों की समझ में आएगा। जैसे कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में जितने प्रत्येक राज्य, सबके पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जो स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट छोटी छोटी एरियाज, अलग अलग एरियाज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैप की, अगर हम इस मैप को देखें, ये मैप दे रखा है, तो इसमें दिखा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट है, किसका स्टेट है, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। कितनी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, 68 में। और उसके बाद ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है। और उसके बाद वही कैंडिडेट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मींस एमएलए बन जाता है उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो पीपल होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के नेम से खड़े होते हैं, और उनका अपना अलग अलग एक सिंबल होता है। यही एमएलए अलग अलग पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो एमएलए क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। कोई भी स्टेट होगा वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होगा, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, जो अगर जीत चुना जाएगा, लोगों के द्वारा जीत जाएगा, तो वही हमारा एमएलए बन जाता है।
तो इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो उठता है इस टॉपिक का वो ये है कि जो एमएलएज होते हैं वो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, कि एमएलएज मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जिसके जो एमएलएज हैं उन्होंने आधे नंबर से ज़्यादा किसी भी एक स्टेट की आधे नंबर से ज़्यादा सीट्स को जीता है, तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मेजोरिटी में हैं। किस में है? मेजोरिटी में। मतलब जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी पूरे कंट्री में, उसकी आधी से ज़्यादा अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट ने जीता है, किसी पार्टी के एमएलए कैंडिडेट्स ने जीता है, तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो मेजोरिटी में हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होती है, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं आधी से ज़्यादा, उसे ही हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो केवल उसी पार्टी केवल राज करेगी, ठीक है, और बाकी की जो पार्टीज होंगी वो उन्हें हम अपोजिशन कहते हैं, वो उसको अपोज करेगी, ठीक है, वो उसकी अपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात कर ले तो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली, हम हिमाचल प्रदेश के स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कितनी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? 68, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने 2017 में असेंबली इलेक्शंस को जीता और वो एमएलएज बन गए, ठीक है। जो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो 2017 में वो एमएलएज बन गए। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हुए वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितने हो गए? 68 हो गए। कितने हो गए? 68। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसे 68 के हाफ कितने हो गए? 34। तो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसे रूलिंग पार्टी बनना है तो उसे कम से कम 34 एमएलए चाहिए मेजोरिटी पाने के लिए, मेजोरिटी पाने के लिए। जैसे कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, जिसके 44 एमएलए वहाँ मेजोरिटी में हुए, तो सीधी सी बात है, तो वहाँ किस पार्टी का, कौन सी पार्टी रूलिंग करेगी? बीजेपी करेगी। और बाकी के जो एमएलए हुए वहाँ के वो किस में हो गए? अपोजिशन में। और यही बात अगर हम इन दिस केस इसी में अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बात करें तो वहाँ वह मेजर अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के बाद जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी के ही हैं। तो इन्हीं अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं, अपोजिशन की जो पार्टीज होती हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जो अलग अलग कैंडिडेट्स चुन के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है आपको। तो जब इलेक्शन के बाद फिर क्या होता है कि जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी से वो क्या करते हैं, फिर वो लोग वोट डालते हैं। जो अलग अलग पार्टी से जो एमएलए होते हैं फिर वो एक लीडर चुनते हैं जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर बनता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? एमएलए। वहीं अगर हम बीजेपी के केस में बात करें तो एमएलए चूज जो कि श्री जयराम ठाकुर, वहाँ के जो एमएलए ने जिसे चुना वो श्री जयराम ठाकुर थे, जिन्हें वहाँ लीडर चुना गया और वो फिर वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। और जो चीफ मिनिस्टर जो बन जाता है उसके बाद वह दूसरे लोगों को मिनिस्टर्स बनाता है, उन्हीं एमएलए में से उन लोगों को वो मिनिस्टर्स बनाता है। और इलेक्शंस के बाद, ठीक है, जो गवर्नर होता है स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट्स करता है, साथ में अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। तो सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चीफ मिनिस्टर या फिर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उन्हें शपथ कौन दिलवाता है? तो हम कह सकते हैं द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर है या फिर जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज को भी चलाएं, उनके सेपरेट ऑफिसेज भी होते हैं, ठीक है।
और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का पूछ लिया जाए कि बताओ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस होता है जहां सारे एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हों, अलग अलग चीज़ों को लेके वहाँ डिस्कस करते हैं। और उनमें से कुछ एमएलए की डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मतलब दो जिम्मेदारी होती हैं, एक तो वो एमएलए का काम करते हैं और उसके साथ में वो मिनिस्टर्स का भी पद संभालते हैं, मीन्स मिनिस्टर का भी वो लोग वर्क करते हैं। जो थर्ड टॉपिक है चैप्टर का वो है डिबेट का, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होती है। तो सिंपल सा टॉपिक है कि इसमें 3 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि एक अफरीन नाम का बच्चा, अफरीन है या फिर सुजाता है, और उसके साथ कुछ और स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, ठीक है। और वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कैपिटल से और लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हुए उसके सामने से, जो कि एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो वो बच्चे उस लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने से निकल रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स हुआ, ठीक है, उन्हें अपस्टेयर्स सीढ़ियों पर ले जाया गया। तो उसके बाद वहाँ से एक गैलरी थी जहाँ से वह लार्ज हॉल को उसके नीचे देख सकते थे। वहाँ रोज थी, रोज ऑफ डेस्क थे, मतलब लाइन्स थी और लाइन्स पे डेस्क लगे हुए थे लाइन पर, ठीक है। तो जो असेंबली थी वहाँ डिबेट हो रही थी किसी एक करंट प्रॉब्लम पर लेकर, कोई समस्या थी उसके ऊपर वहाँ डिबेट चल रही थी। तो इस समय क्या हुआ कि जो एमएलए थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी अपनी ओपिनियंस को रख रहे थे, जो उनके अंदर जो उनकी ओपिनियंस थी उन्हें वो वहाँ रख रहे थे। और उसके अलावा उस इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, साथ में सजेशंस भी दे रहे थे कि क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए। तो जिनकी इच्छा थी ये करने की, ठीक है, जो ये सब करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। और जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, वो इनके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे थे। और जो असेंबली के जो एमएलए थे उन्हें एश्योर, गारंटेड करने की भी कोशिश कर रहे थे, मतलब उन्हें क्या बोलेंगे, दिलासा भी दे रहे थे कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके साथ में जो चीफ मिनिस्टर है या फिर जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी डिसीजंस लेते हैं और वो भी सरकार को चलाते हैं। हमें उनके बारे में अक्सर सुनने को भी मिलता है या फिर हम उन्हें न्यूज़ चैनल्स या पेपर्स में देखते भी हैं कि उन्होंने कौन कौन से डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए या फिर एमएलएज के द्वारा कौन से फैसले को अप्रूव किया गया। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो दीज मेंबर्स कुछ यही सदस्य क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पर डिबेट भी कर सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए, इसके अलावा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो इसकी मेन अथॉरिटी होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो केवल एक ऐसा स्थान नहीं होती है जहाँ पर लोग अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं सरकार के किसी काम को लेकर या फिर किसी एक्शन की वो लोग डिमांड करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सरकार के बारे में रेगुलरली बात करते हैं। और डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू जो लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शंस भी लेते हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक तरीके से देखते भी हैं। तो डिस्कशन असेंबली में डिस्कशन होने के बाद जल्दी ही क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की जाती है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल अलग अलग न्यूज़पेपर से प्रेजेंट होते हैं। समझ लीजिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जब डिबेट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल अलग अलग न्यूज़पेपर से आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो मिनिस्टर या फिर जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिनिस्टर होता है वो एक्सप्लेन करते हैं, जो मिनिस्टर होता है वो एक्सप्लेन करता है कि सरकार कौन से स्टेप ले रही है। और उसमें फिर रिपोर्टर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं उस मीटिंग में। तो वो सारा डिस्कशन होता है वहाँ और उसकी न्यूज़पेपर्स में फिर उसकी रिपोर्ट जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको एक पेज की रिपोर्ट दिखाई जा रही है यहाँ नीचे,
कि नेक्स्ट वीक के दौरान जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं हेल्थ के, वो लोग पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट घूमने गए। वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों की फैमिलीज को भी विजिट करा, जिनके रिलेटिव्स या फिर जो लोग हैं उनकी फैमिली के जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कंपनसेशन देने की इन लोगों के घर वालों को, इन लोगों के परिवारों को। और चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वो सोचेंगे कि जो ये प्रॉब्लम है वो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है सैनिटेशन, और उसके साथ में लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब स्वच्छ साफ पीने पानी की कमी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो इन सारी चीज़ों को देखेगी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और इसके साथ ही वो जो पब्लिक वर्क्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर वाटर सप्लाई उस क्षेत्र में प्रोवाइड कराएं। तो ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। इस तरह से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस पेज पर प्रिंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट करती क्या है वो भी समझ लीजिए। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि कौन से नए लॉज स्टेट में बनाने हैं सैनिटाइजेशन को लेकर या फिर हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ये भी कंपलसरी कर रखा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि वो क्या करें कि अर्बन एरियाज में जो एडिक्वेट टॉयलेट्स हैं उन्हें साफ रखें, और इसके अलावा ये भी इंश्योर करें कि जो हेल्थ वर्कर हैं प्रत्येक विलेज में अपॉइंट हों। ठीक है, तो ये वैसे बहुत सारे वर्क सरकार करती है। ठीक है, और सरकार क्या करती है, प्रोजेक्ट भी चलाती है जिसमें क्या करती है कि लोग सर्च करने जाते हैं और उनके जो फोटोज को प्रिंट करके सरकार क्या करती है न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करने के लिए देती है, ताकि लोगों को भी पता चले कि सरकार ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया था, किस रीजन में किया था। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।